ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है? ओनरशिप ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस किसे कहते हैं? उसको डिफाइन करते हैं। बिजनेस क्या होता है? कारोबार। बिजनेस क्या होता है? कारोबार। कोई भी ऐसा काम जो प्रॉफिट के लिए किया जाए। कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो। सेम, ठीक है। कुछ दो कुछ लो, लेन देन, प्रॉफिट एंड लॉस। जी भाई, बिजनेस को आप क्या डिफाइन करेंगे? क्या है बिजनेस? लेन देन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पैसों का तबादला। बेसिकली बिजनेस हर वो एक्टिविटी है जिसमें मकसद मुनाफा कमाना। हर वो एक्टिविटी जिसमें मेन मकसद क्या है कि आप मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब मुनाफा आता ही या नहीं वो एक बात की बात है, मगर जिस नीयत के साथ आप एक काम शुरू करते हैं, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, इज कॉल्ड बिजनेस। दो तरह के सेटअप्स होते हैं, एक फॉर प्रॉफिट और एक नॉट फॉर प्रॉफिट। तो जो फॉर प्रॉफिट है उसमें लॉस भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट है आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते, आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते। ओनरशिप किसी क्या होती है? मलकियत। ओनरशिप इज मलकियत। तीन तरह की डिफरेंट ओनरशिप्स होती हैं, एक सोल ट्रेडर, एक पार्टनरशिप और उसके बाद कंपनी। ये बेसिकली एवोल्यूशन है। एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, उसने अगर कारोबार शुरू करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होती है कि वो छोटे स्केल पे काम करना शुरू करे। फिर वक्त के साथ वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उसके साथ काम करे जो आपस में मिल के ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और जब उसको कारोबार सीख जाता है तो वो अपने आप को मज़ीद एक्सपैंड करने की कोशिश करता है और एट द एंड वो क्या बना लेता है? कंपनी बना लेता है। तो ये डिफरेंट तरह की ओनरशिप्स हैं जो कि हमें बिजनेस के अंदर नज़र आती हैं। मगर ये चैप्टर शुरू होता है एक लफ्ज़ के साथ, और वो लफ्ज़ है ऑर्गेनाइजेशन। पहले इस वर्ड को समझते हैं। सर जी, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को, एक ऐसी एक्टिविटी को जिसमें लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ के काम करते हैं ताकि कोई ना कोई अपना मकसद अचीव कर सके। इस कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। मैं एक ही टाइम पे यहाँ पढ़ाऊँगा या क्लास को रिकॉर्ड करूँगा। अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं क्लास पढ़ा नहीं सकता। इसी तरह आप लोग बैठे हुए फिजिकल, और अगर मैं फिजिकल के साथ लाइव भी शुरू कर दूं तो एक टाइम पे मेरी अटेंशन या आपकी तरफ होगी या इनकी तरफ होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप ऑफ पर्संस जो कि आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं और हर एक को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, मगर एक वाहिद मकसद को अचीव करने के लिए ये सब काम किया जाता है। मकसद सबका एक कॉमन है। इस कॉलेज ने अगर पीआरसी में बच्चों को एडमिशन देना है तो मकसद क्या है कि पीआरसी के अंदर एडमिशन हो, उससे बच्चे एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम दे के पास करें। ये कॉलेज का एक मकसद समझ लें। इस मकसद को अचीव करने के लिए कॉलेज ने मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स को हायर किया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड क्यों है? सिक्योरिटी देने के लिए। फ्रंट ऑफिस क्यों है? एडमिशन करने के लिए। टीएस क्यों है? हेल्प करने के लिए। टीचर क्यों है? पढ़ाने के लिए। कैमरामैन क्यों है? क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑफिस बॉयज़ क्यों है? आपकी सपोर्ट करने के लिए। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, 5-6 लोग मिले और उनका एक ही मकसद है कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए जिससे बच्चे अपना ये पेपर पास कर सकें। डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोसेस of dividing up
एक्टिविटी। मेरी एक्टिविटी क्या है? पढ़ाना। उनकी एक्टिविटी क्या है? क्लास को रिकॉर्ड करना। और मैं अपना काम एफिशिएंट वे में करूँगा, इफ़ेक्टिव वे में करूँगा, और वो भी अपना काम एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में करें। अगर मैं उनका काम करने लगूँ, वो मेरा काम करने लगेंगे, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जिससे हम एक सिस्टम को चला रहे हैं, एक एंटिटी को चला रहे हैं, एक सेटअप को चला रहे हैं, और आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? वी वांट टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन गोल। एक ही टारगेट है जो कि हम हासिल करना चाह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। लेट्स से 3 दोस्त जंगल में जाते हैं, तेज रफ्तार, तलवार और टोटका यार। ये 3 दोस्त हैं। तेज रफ्तार नाम से जाहिर है कि उसको भागना पसंद है, इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड ज़्यादा है। तलवार, इसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसके पास आर्म्स की पावर ज़्यादा होगी। और टोटका यार, इसका दिमाग तेज़ चलता होगा। तो इसके पास स्ट्रेंथ क्या है? स्पीड, इसके पास पावर, और इसके पास इंटेलिजेंस। ठीक है, 3 दोस्त और 3 मुख्तलिफ ये स्किल्स रखते हैं। इन्होंने जंगल में जाना है अकेले अकेले ने, यानी कि तीनों को टास्क दिया गया कि तुमने जंगल में जाके 3 काम करने हैं। पहला वुड कटिंग करनी है, उसके बाद हंटिंग करनी है, और उसके बाद कुकिंग करनी है। तेज रफ्तार जंगल में जाता है, चूंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये हंटिंग जल्दी कर लेता है 2 घंटे में। वुड कटिंग, चूंकि इसके पास बाजुओं की ताकत कम है, तो 3 घंटे लगे। और कुकिंग करने में इसको लगे 4 घंटे। कुल मिला के कितना टाइम लगा? 9 घंटे। तलवार को भी जंगल में भेजा। अब तलवार के पास स्किल कौन सी है? पावर। तो वुड कटिंग में पावर इस्तेमाल हुई होगी, कम टाइम लगा। कितना टाइम? 2 घंटे। हंटिंग में टाइम लग गया ज़्यादा, कितना? 4। कुकिंग में टाइम लगा रिलेटिवली कम, 3 घंटे। टोटल करें 9। टोटका यार, दिमाग चलता है इसका, इसके पास कुकिंग में स्किल्स हैं, क्योंकि इसने बचपन में वो ज़ुबैदा अब्बा के टोटके देखे होंगे, देख देख के उसको पता है कि खाना बनाते कैसे हैं। तो इसके पास बाकियों में स्किल नहीं है, उसकी असल स्किल क्या है? कुकिंग। और वहाँ पे ये 2 घंटे में काम कर लेता है। तो इसको भी अगर मैं हॉरिजॉन्टली ऐड करूँ तो कितना टाइम लगेगा? 9 घंटे। तीनों को इंडिविजुअली 9 घंटे लग रहे हैं। अगर ये तीनों मिल के काम करें, अगर ये तीनों मिल के काम करें, तो तेज रफ्तार जहाँ पे हंटिंग 2 घंटे में कर रहा है अपने लिए, वहाँ पे अगर 2 लोग और हैं तो 2 जमा 2 जमा 2 चलें करें, कितना हो गया? 6। पहले कितना टाइम लग रहा था सिर्फ हंटिंग पे? 9 से कम हो गए, 6 पे आ गए। अच्छा, तलवार, वुड कटिंग, जितनी लकड़ियाँ वो काटेगा अपने लिए, अगर बाकी 2 लोगों ने भी खाना खाना है तो चलें उतनी हम मज़ीद ऐड कर लेते हैं। तो 2 घंटा प्लस 2 घंटे प्लस 2 घंटे, कितना हो गया? अभी कितना लग रहा है? 9। टोटका यार पे आते हैं। कुकिंग करने में, एक खाना पकाने में लगे 2 घंटे अपने लिए, तो जब बाकी 2 कितने पकाएगा तो 2 जमा 2 जमा 2 कितने हो गए? 6। अब 9 घंटे पहले तीनों को इंडिविजुअली लग रहे थे, अब जब कंबाइन होंगे तो कुल मिला के टाइम कितना होगा? 6 घंटे। 27 घंटों से कम हो गए, हम 6 घंटे पे आ गए। इसका मतलब है कि अब मेरा काम ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो गया। कब? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने आपस में मिलजुल के काम किया और हर बंदे ने अपनी रेलेवेंट स्किल के ऊपर काम किया। रादर के वो सारे काम करे, उसने अपनी स्किल के ऊपर काम किया जहाँ पे वो ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। तो जिसको हंटिंग आती है उसने हंटिंग की, जिसको कुकिंग आती है उसने कुकिंग की, और जिसको वुड कटिंग आती है उसने वुड कटिंग की।
तो इनिशियल तो ये 6 घंटे लग रहे हैं, कुल मिला के 6 घंटे, मगर वक्त के साथ साथ जब ये दूसरे साल भी जाएंगे, तीसरे साल भी जाएंगे, चौथे साल भी जाएंगे, तो ये आदी हो जाएंगे। एक ही काम जब आप बार बार करते हैं तो फर्स्ट टाइम लगता है ज़्यादा, मगर उसके बाद वो टाइम कम होना शुरू हो जाता है। तो ये 6 घंटे एक टाइम ऐसा आएगा कि 3 घंटों पे आ जाएंगे, फिर ये 3 2 घंटों पे आ जाएंगे, फिर 2 1 घंटे पे आ जाएगा। ये होता है फ़ायदा जब आप क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ये फ़ायदा कहलाता है द फ़ायदा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक होती है मेरे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है मेरे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट। जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो मेरे पास सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, फिर उसके साथ क्लब्स एंड सोसाइटीज़ भी हैं। क्या? क्लब्स एंड सोसाइटीज़। अब ये क्या है? क्लब्स एंड सोसाइटी से मुराद है ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि आपस में मिलते हैं और प्राइवेटली, नॉट पब्लिकली, प्राइवेटली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उसी प्राइवेट गैदरिंग से अपने लिए थोड़ा बहुत मुनाफा कमा रहे होते हैं। जैसे एक सोसाइटी में 6 घर हों और हॉस्पिटल काफ़ी दूर हो उस सोसाइटी से, तो देयर इज़ अ चांस कि सारे घर वाले मिल के थोड़ा सा पैसा जमा करें और एक डॉक्टर को हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन के लिए वहाँ पे बैठा लें और जिसको जो भी मसला हो वो जाके उस डॉक्टर को दिखाए। जिसने डॉक्टर को फाइनेंस किया है वो थोड़ा बहुत अपने लिए भी प्रॉफिट अर्न कर रहा हो क्योंकि वो उसको लेकर आया। रादर के आप हॉस्पिटल जाके दिखाएं, उन्होंने डॉक्टर ही आपके पास आपके मोहल्ले में लाके बिठा दिया और थोड़ा सा वो उससे भी क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो दैट इज़ क्लब्स एंड सोसाइटी। ये पब्लिक लेवल पे काम नहीं हो रहा, ये मास लेवल पे काम नहीं हो रहा, ये मुआशरे में काम हो रहा है। किसमें? मुआशरे में काम हो रहा है। तो एसेट्स ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटीज आर यूज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स। जितने भी एसेट लगेंगे, जो कैश लगेगा, जो सामान होगा या जहाँ पे उसको लाके बैठाया होगा, वो सारे उन्हीं लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, स्पेसिफिकली एक बंदे का नहीं है। मगर जो फाइनेंस कर रहा है वो थोड़ा बहुत तो मुनाफा कमाने का हक अपना रखता है। देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक पब्लिक सेक्टर और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। पब्लिक सेक्टर कहते हैं वो इदारा जिसमें गवर्नमेंट आपको डोनेशन दे। जब भी आप ये वर्ड पढ़े ना पब्लिक सेक्टर, इससे हमेशा क्या मुराद देनी है? गवर्नमेंट। इससे आपने हमेशा क्या मुराद देनी है? गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर मीन्स ऐसे इदारे जिनको जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और वो अवाम और नास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी एंटिटीज़ जो कि डोनेशन पे चल रही हैं, मगर उनको डोनेशन कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। और ऐसी जो कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी फंडिंग गवर्नमेंट नहीं करती, इनकी फंडिंग बाहर से आती है या ये अपना पैसा खुद ही जनरेट करते हैं। तो ये कहलाती हैं एनजीओ। क्या कहलाती हैं? एनजीओ। अब पर्पस क्या है फॉर प्रॉफिट वाले का? टू अर्न प्रॉफिट। और एनपीओ का क्या है? सिर्फ आपने बेनिफिट देना है पब्लिक को, वो प्रॉफिट के मकसद से काम नहीं कर रही होती। ओनरशिप नॉर्मली शेयर होल्डर्स और वहाँ पे गवर्नमेंट और मेंबर। फंडिंग, ये पैसा कहाँ से लेगी बिजनेस? डिफरेंट सोर्सेस से पैसा लेते हैं, शेयर्स बेच के और लोन लेके और अपना ही कमाया हुआ प्रॉफिट आगे री इन्वेस्ट करके। और नॉट फॉर प्रॉफिट का पैसा कहाँ से मिलता है? डोनेशंस या चैरिटीज से। डन। अब बात करते हैं सोल ट्रेडर की। किसकी? सोल ट्रेडर की। सर जी एक वाहिद बंदा जिसने सारा काम करना है। हम मिसाल लेके चलते हैं नीचे कैंटीन वाले की। कैंटीन वाला इज़ अ सोल ट्रेडर जो कि खुद ही से
सारा काम संभाल के बैठा है, वही सामान लेकर आता है और वही सामान बेचता है। चाय बनाने के लिए दूध भी मार्केट से आता है, खुद चाय बनाता है और आपको चाय बेचता है। एक ही टाइम पे सेल भी कर रहा है और एक ही टाइम पे परचेज भी कर रहा है, कैश भी रिसीव कर रहा है, सप्लाई भी कर रहा है, चाय ऊपर तक छोड़ के भी आ रहा है, बर्तन भी साफ़ कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ वही बंदा कर रहा है। दैट इज़ सोल ट्रेडर। कि एक बंदा है, हाँ उसकी हेल्प के लिए एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, मगर वो अपना इदारा खुद ही चला रहा है। 100% मुनाफे का भी हकदार वही है और 100% लॉस का भी हकदार वही है। जितना मुनाफा आएगा सारा का सारा उसको मिलेगा, और अगर नुकसान हो जाता है तो नुकसान भी सारा का सारा कौन बर्दाश्त करेगा? वही बर्दाश्त करेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ सोल ट्रेडर। हाँ, सोल ट्रेडर के अंदर आप मुलाजिम रख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को रखा जा सकता है। एम्प्लॉयज़ से क्या काम लिया जाएगा? बर्तन साफ़ करवाए जा सकते हैं, एम्प्लॉय से सेल करवाई जा सकती है, बर्तन उठवाए जा सकते हैं, चाय ऊपर दी के मतलब जो ऊपर की चाय आती है वो बंदा कर दे। तो छोटे मोटे काम आप अपने एम्प्लॉय से ले सकते हैं, मगर फिर आपको एम्प्लॉय को क्या पे करना पड़ेगा? सैलरी। आप एम्प्लॉय को फिर सैलरी पे करेंगे। मगर क्या वो एम्प्लॉय बिजनेस की डिसीजन मेकिंग करेगा? क्या वो एम्प्लॉय जो प्रॉफिट आएगा उसमें शरीक होगा? नहीं। क्या आप उसको लॉस में शरीक करेंगे? नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? उसी एक बंदे पे है जिसका बिजनेस है। वो दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता। अगर लॉस हो रहा है तो वो जिम्मेदार है, उसका एम्प्लॉय जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह इस सेटअप में एक्सपीरियंस कम होता है। इस सेटअप में क्योंकि एक ही बंदा चला रहा है, उसके पास एक लिमिटेड सी स्किल है और लिमिटेड सा ही एक्सपीरियंस है। हाँ, एक फ़ायदा है, जल्दी बन जाती। इसको बनने में टाइम नहीं लगता, फटाफट से क्रिएट हो जाती है। आज मेरे पास पैसे आ जाए, कल मैं दुकान लेके बैठ जाऊंगा। फिर उस दुकान पे मैं कॉस्मेटिक बेचूं, उस दुकान पे मैं ज्वेलरी बेचूं, उस दुकान पे मैं शूज़ बेचूं, मैं स्टेशनरी बेचूं, मैं चरस बेचूं। मैं जिम्मेदार हूँ, कोई जिम्मेदार नहीं। सीक्रेसी, मुझे हर एक के साथ अपना डाटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं। ना मैंने कोई पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ना मैं किसी पब्लिक को जवाब दे। जो कमा रहा हूं, जैसे कमा रहा हूं, अपने लिए कमा रहा हूं। मैं अगर अपने ही अकाउंट्स ना भी बनाऊं तो कोई आगे पूछने वाला नहीं है कि तुमने अकाउंट्स बनाए क्यों नहीं। प्रॉफिट पे सारा कंट्रोल किसका है? मेरा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग जल्दी कर लूंगा क्योंकि एक ही दिमाग चलने वाला है और जो मेरा दिल करेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। गवर्नमेंट की रेगुलेशन सबसे कम पड़ेंगी मेरे ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियों के पीछे भागती है, लोकल दुकानों के पीछे इतना ज़्यादा नहीं आती। टैक्सेशन का रेट भी क्या पड़ेगा? लोअर, कम से कम टैक्स है। इंडिविजुअल का टैक्स सबसे कम होता है, फिर पार्टनरशिप का थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसके बाद कंपनी का होता है। एंड ईज ऑफ डिसोल्यूशन, किसी भी टाइम पे अगर दिल करेगा ना दुकान बंद करनी है तो बंद कर दूंगा। मैं किसी और को जवाब दे नहीं कि मैंने दुकान क्यों बंद की, मेरे बंद करने से किसी को क्या नुकसान हो रहा है। मुझे तो किसी को नोटिस भी नहीं देना दुकान बंद करने का, अनलेस कि वो दुकान किराए की हो। तो मैं सिर्फ अपने मालिक के दुकान को नोटिस दूंगा और आवाम को नोटिस देने की ज़रूरत मुझे नहीं। जापान में चले जाएं, जापान में जो हेयर ड्रेसर है वो एक क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए विद एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। और यहाँ पे आप सड़क के ऊपर एक शीशा रख के बैठ जाएं, आप नाई बन जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उतने कंट्रोल्स नहीं है। पता ही नाई का वर्ड कहाँ से निकला? एनी गेस? ये नाई क्यों कहते हैं? नाई को नहीं आइडिया? आप में से गांव से कौन कौन है? गांव की शादियां जो, हाँ ये वो है,
उस बार्बर के दो काम है, एक बाल काटना और एक गांव की शादियों पे खाना बना के देना। तो वो वहाँ से नाई है। नाई मीन्स पकाने वाला, नॉट काटने वाला। शादियों पे आधे काम नहीं करते। यस, तो ये सीन है। कुछ नुकसानात, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ा नुकसान, ये लाइबिलिटी अपने किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये अपने बिजनेस का, अपने सेटअप के लिए 100% लाइबल है। अगर इसकी दुकान किसी का नुकसान कर दे, लेट्स से यही कैंटीन वाला चाय लेके जा रहा था, चाय गर्म थी, इसका पाँव स्लिप हुआ, चाय गिर गई, जिस बच्चे पे गिरी उसका हाथ जल गया। अब जितना भी खर्चा आएगा उसकी दुकान पे करेगी, और अगर दुकान से रिकवर नहीं किया जा सकता फिर इसकी जेब से रिकवर किया जाएगा। ये नहीं कह सकता कि यार चूँकि चाय दुकान की थी तो दुकान के खर्चे से माइनस कर लूँगा, जितना दुकान में पैसे हैं वहाँ से मैं तुम्हें फ़ंड दे दूँगा। कहता है भाई दुकान से अगर पूरा रिकवर नहीं हो पा रहा लॉस, तो तुम अपनी जेब से, और वो अपनी जेब क्या है, उसका घर, उसके घर जाएगा, बीवी के जेवर बेचेगा और नुकसान पूरा कर रहा होगा। फंड रेजिंग में चैलेंज होता है इसको लोग इजीली उधार नहीं देते, पैसा नहीं देते। क्यों? ट्रस्ट नहीं होता, रिस्क बहुत बड़ा होता है। इतनी जल्दी से इसको फंड्स मिलना मुश्किल है। फिर इसके पास लिमिटेड से सोर्सेज होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली। वही बीवी के जेवर बेच के पैसा लेके दुकान चला ले, और फिर बीवी से वादा कर ले कि जैसे ही मेरी दुकान तरक्की करेगी मैं तुम्हें फिर से चूड़ियाँ बनवा दूंगा, और वो वादा कभी भी वफा नहीं होता। लिमिटेड से स्किल्स। एक बंदा एक ही काम कर सकता है, एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। यही कैंटीन वाला, ये चाय कौन सी बनाता है? काली चाय। ब्लैक टी बनाता है। इसको अगर कह दिया जाएगा तुम्हें ग्रीन टी बनानी है, अगर उसको आती हो तो, जैसे भी बन गई, हाँ जैसे भी बन गई, चलो कॉफ़ी बना के देते हैं। ग्रीन टी से मुराद वो वाली ग्रीन टी नहीं जो आप समझ रही हैं, मैं कश्मीरी चाय की बात कर रहा हूँ बेसिकली, वो जो पिंक टी होती है, उसको सबज चाय, हाँ उसको सबज चाय कहते हैं, और सबज को हम ग्रीन कहते हैं, मगर वो ग्रीन टी नहीं होती, वो कावा हुआ होता है। तो ये सर्कल है पूरा। तो लिमिटेड से स्किल्स है। चले, एक बंदा बर्गर की शॉप खोल के बैठ गया, अब उसको शॉर्मे बनाने नहीं आते। अगर कोई शॉर्मे का कस्टमर आ जाए, उसके पास स्किल्स ही नहीं है, उसके पास चिप्स फ्राई करने की स्किल नहीं है, वो एक लिमिटेड सी स्किल रख के बैठा है। मुझसे कह देंगे सर आईटीआई पढ़ाएं, आती है मगर उसके ऊपर अभी पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्रिप नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लिमिटेड सी स्किल। मगर विद टाइम जिसने स्किल ग्रो करनी हो वो स्किल अपनी ग्रो भी कर सकता। एक लाइव मिसाल दूं, मेरी अपनी है, इको। मैं इको का टीचर ही नहीं हूँ, मैं मेन टीचर था ऑडिट का या लॉ का, कैफ का। इकोनॉमिक्स में गैप नज़र आया, मैं कूद गया, और फिर ऐसा कूदा कि अब ऐसा कूदा कि अब इको में नाम अच्छा खासा डेवलप हो गया। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ हो जाती है। देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इधर उसकी डेथ हुई, उधर दुकान बंद। एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, ये मैक्सिमम भी एक छोटा अपने पास रख सकता है। ये क्वालिफाइड सीए अपने पास कैंटीन पे बिठा नहीं सकता। टैक्सेशन कम्प्लेक्सिटी, इसके पास नॉलेज ही नहीं है कि इसने कितना कमाया है और कितना देना है। कोई भी वकील इसको बड़ी आसानी सुल्लू बना के, इसको फाइन शाइन का डरा के इससे ज़्यादा टैक्स निकलवा सकता। बनता उतना ही होगा, लेट्स से इसके बनते हैं 50 रुपये टैक्स के, वकील आया यार 500 रुपये बन रहा है, तो मैं काम कर 200 मुझे दो, मैं तुम्हारा 50 में सेटल करा देता हूँ। उसका बनता ही 50 ही था, मगर 200 उसकी जेब में चला। दैट इज सोल ट्रेडर, दैट इज सोल ट्रेडर। देन वी हैव पार्टनरशिप, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 मिले और मिलजुल के काम शुरू करते हैं। अब जो मसले सोल ट्रेडर में थे वो पार्टनरशिप में नहीं आएंगे।
और जो मसले उसमें थे वो यहाँ नहीं आएंगे, जो फ़ायदे उसके थे वो यहाँ के क्या बन जाएंगे, नुकसान। देखते हैं कैसे। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। भाई पार्टनरशिप अगर करनी है ना, आपने और कुछ नहीं करना, 2 लोग पकड़ें, स्टाम्प पेपर लें, उसमें सारी शर्तें लिखें, उसको रजिस्टर करवा लें, आपके पार्टनरशिप बन गए ईजिली। फंड रेजिंग इनको जल्दी मिल जाती है, क्योंकि अब एक से ज़्यादा बंदा है तो ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। कम, हाँ, ज़्यादा बीवियों को जेवर बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा। कोई प्लान तो नहीं है ऐसा। कंबाइंड नॉलेज, वो थे लिमिटेड स्किल लिमिटेड नॉलेज के लोग। अब एक बर्गर वाला है, एक शॉर्मे वाला है, एक चिप्स वाला है, और एक और मिला लिया सोडे वाला। तो अब 4 लोग हैं, चारों की डाइवर्सिफाइड स्किल्स हैं। अब इनका बिजनेस भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना शुरू करेगा। फिर दिन के एंड पे या महीने के एंड पे जो भी प्रॉफिट होगा वो चारों में डिवाइड हो जाएगा। वो इक्वली भी डिवाइड किया जा सकता है और डिफरेंट रेशियो में भी डिवाइड किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर इनमें से कोई एक छुट्टी पे है तो 3 कम से कम आके दुकान तो खोल के बैठ जाएंगे, चौथी चीज को थोड़ा बहुत हाथ पर मार के बेच ही देंगे। इतना ज्यादा कंट्रोल इसमें रिक्वायर्ड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। मगर अगर मैं कंपेयर करूं विद रिस्पेक्ट टू सोल ट्रेडर, तो जितना सोल ट्रेडर में तो बिल्कुल ही नहीं है, इसमें उससे थोड़ा सा ज्यादा। नुकसानात, लायबिलिटी फिर भी क्या है, अनलिमिटेड। लायबिलिटी स्टिल क्या है, अनलिमिटेड। प्रॉफिट शेयरिंग, नुकसान आ गया। वहां पे सारा प्रॉफिट किसका था, मेरा। यहाँ पे सारा प्रॉफिट मेरा नहीं है, अब डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 लोग हैं और सबको बराबर का हिसाब मिलना है, तो कहाँ मुझे 100% मिलता था और कहाँ मुझे 25, मगर वो 100% एक काम का मिलता था। यहाँ पे 25% तो है, मगर काम 4 हो गए। 4 लोग 4 काम, और हर काम का 25%। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब अगर मैं एक फैसला कर रहा हूं तो हो सकता है कि बाकी इतराज कर दें। वहां पे तो मैं मालिक था, मैंने जो कह दिया वो हो गया। यहां पे अब मुझे बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पूछना पड़ेगा, और अगर कोई एक आधा भी लेफ्ट राइट हो जाए तो मैं वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। डिसोल्यूशन चैलेंजेस, इतनी आसानी से अब पार्टनरशिप बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करनी है तो सबसे पूछना पड़ेगा, मगर वहां पर अगर दुकान बंद करनी है तो वहां पे डेथ हो जाए दुकान बंद, यहाँ पे एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो बाकी 3 पार्टनर्स अपना बिजनेस बाकी का कंटिन्यू कर सकते हैं। याद रखोगे। अब यहां से कहानी शुरू होती है टूवर्ड्स कंपनी, मगर उससे पहले कुछ थोड़ी सी बातें देखते हैं। हमारे पास है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कुछ किस्में होती हैं। नंबर 1 जनरल पार्टनरशिप। नंबर 1 जनरल पार्टनरशिप, ये ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड है। अगर 4 पार्टनर्स हैं तो चारों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि दुकान से अगर रिकवर नहीं हो पाया तो उसके घर से रिकवर किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये लायबिलिटी कहलाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहाँ सारे पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी रखते हो। जहाँ पे सारे पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी रखते हो। याद रखोगे। थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप कहलाती है लिमिटेड पार्टनरशिप। कौन सी? इसमें यह होता है कि कम से कम एक ऐसा पार्टनर रखो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। कम से कम एक ऐसा पार्टनर रखो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। हाँ, बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी आप लिमिटेड कर सकते हो। हाँ, मगर एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो अनलिमिटेड नुकसान बर्दाश्त कर सके, और डेफिनेटली उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ज़्यादा होगा। सारे अनलिमिटेड हो, बस एक ही लिमिटेड हो, वो भी लिमिटेड, मिनिमम एक, एटलीस्ट 1। और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
लिमिटेड लाइबिलिटी, ये अभी तक पाकिस्तान में सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाया। ऑडिट फर्म इसके पीछे पड़ी हैं कि वो अपनी पार्टनरशिप्स को LLP में कन्वर्ट कर लें, मगर अभी तक इसके ऊपर SACP इतना ज़्यादा खुश नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ पे सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। सारे के सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड। किसी एक की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं। कौन सी कंपनी? कंपनी तो है नहीं। जितनी पार्टनरशिप से रिकवर हो गया बस हो गया, उससे ऊपर कुछ भी रिकवर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी की। किसकी? कंपनी की। कंपनी के कुछ ऐसे फीचर्स जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल और पार्टनरशिप। नंबर 1, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मतलब? लॉ, कानून कंपनी को और उसके अंदर काम करने वाले लोगों को, उसके मेंबर्स को अलग अलग ट्रीट करता। सोल ट्रेडर में लेट सपोज इस कैंटीन वाले ने एक बाइक परचेज कर ली। बेशक बाइक उसने दुकान के पैसों से परचेज की है, मगर वो बाइक किसकी कहलाएगी? उसकी अपनी कहलाएगी। दुकान की बाइक नहीं कहलाएगी। वो प्रॉपर्टी किसकी है? दुकान की। इसी तरह पार्टनरशिप के पैसों से अगर एक पार्टनर अपने मुनाफे में से एक गाड़ी परचेज कर लेता है तो वो गाड़ी उस बंदे की अपनी है, वो पार्टनरशिप की गाड़ी नहीं। और अगर पार्टनरशिप के पैसों से पार्टनरशिप के काम के लिए अगर मैं गाड़ी बाय करूं तो फिर वो इंसानों की गाड़ी नहीं कहलाएगी। वो गाड़ी किसकी कहलाएगी? पार्टनरशिप फर्म की। कंपनी ये कहती है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को अपने नाम से अलग कर दिया। कंपनी का बिल कंपनी के नाम पे आता है, इंसानों के नाम पे नहीं आता। मगर इस कैंटीन वाले का दुकान का बिल इसके नाम पे आएगा, दुकान के नाम पे नहीं आएगा। तो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, सेपरेट लीगल। लॉ कहता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक मसनूई इंसान है जो कि प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, टैक्स दे भी सकता है, टैक्स ले भी सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर भी हो सकता है। और पहली जिम्मेदारी, पहली लाइबिलिटी किसकी है? उसकी अपनी। पहली जिम्मेदारी है या पहली लाइबिलिटी किसकी है? उसकी अपनी। दैट इज सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। देन इसकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। क्या मतलब? जितने शेयर होल्डर्स हैं वो उतने ही लायबल हैं, उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं होंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। दुकानदार की डेथ हो जाए, दुकान बंद। पार्टनरशिप में से 4 पार्टनर्स थे, बड़े वाले पार्टनर की डेथ हो जाए तो 3 छोटे भी बंद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चला के बैठे, बंद भी कर सकते हैं, मगर कंपनियों में ऐसा नहीं होता। वो जो नेस्ले में शुरू में शेयर होल्डर्स आए थे, जिन्होंने शुरू में कंपनी में पैसा डाला था, आज जिंदा है? मर चुके हैं। क्या कंपनी बंद हुई? मगर पार्टनरशिप होती तो बंद हो जाती। कंपनी बंद आज भी चल रही है। लोग मर खप, जिन्होंने कंपनी बनाई थी वो मर खप गए हैं, मगर आज भी कंपनी जिंदा है, प्रॉफिट अर्न कर रही, कमा रही है। इट मीन्स के इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। इसकी ओनरशिप आप बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू शेयर्स। भाई मेरे पास अगर शेयर्स हों नेस्ले के तो मैं आपको बेच दूँ, आप आगे बेच दें, आप उसको आगे बेच दें। कंपनी की साख्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चलना है। मैंने अगर शेयर्स बाय किए हैं तो मैंने इस नीयत से बाय नहीं किए होंगे कि मैंने कंपनी के मैनेजमेंट में जाना है। मैंने इसलिए बाय किए होंगे मैंने प्रॉफिट कमाना है, पहले डिविडेंड कमाना है और फिर उसको बेच के प्रॉफिट कमाना है।
तो मैंने उसको मैनेज करने की नीयत से शेयर्स बाय नहीं किए, तो मैं रखूं मैं बेचूं, उससे कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ को फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो कंपनी जू की तू बरकरार रहती है, कंपनी की जो लीगल एग्जिस्टेंस है, जो उसका लीगल स्टेटस है, वो वैसे ही रहता है, उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं आता। यहाँ तक ओके? पहले इसके नुकसान और फ़ायदा देख लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा कंपनी को मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे। अच्छा जी, इसमें पहला फ़ायदा रिसोर्स कम्बिनेशन। रिसोर्सेस ये ज़्यादा अफोर्ड कर सकती है, क्यों? पैसा इसके पास ज़्यादा आता है। कंपनी बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, फिर चलाने के लिए मज़ीद पैसा चाहिए होता है। लायबिलिटी क्या है इसकी? लिमिटेड। ओनरशिप बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र की जा सकती है। लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। टैक्स डिडक्शंस इनको मिल जाती हैं, ये एक बड़ा मज़े का पॉइंट है। कंपनियों के पास एफबीआर या टैक्स के लॉज कंपनियों को राइट देते हैं कि ये कुछ खर्चे हैं जो तुम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो, मगर ये राइट सोल ट्रेडर के पास और पार्टनरशिप के पास है, मगर बहुत ही लिमिटेड है। ये डिडक्शंस कर सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे माइनस कर सकते हैं जिसको लॉ ने इजाज़त दी है। ये उनके पास भी है मगर लिमिटेड, इनके पास ज़रा सा ज़्यादा अच्छा राइट है। फिर ये फंड्स अरेंज कर सकते हैं, अपने शेयर्स बेच के, मार्केट से लोन लेके, और अपना ही कमाया हुआ पैसा अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करके भी ये इसको चला सकते हैं। नुकसान, टैक्स डबल देना पड़ता। कैसे? अभी मैं बोर्ड पे आपको बताता हूँ। इसको बनाना कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, गवर्नमेंट की इस पर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, और इसको एक डिसएडवांटेज है कि इसने अपना हर सब कुछ शेयर करना होता है लोगों के साथ जब ये एंड के ऊपर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। लेट्स सपोज ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 दोस्त हैं। इन्होंने मिलकर फैसला किया कि हमने कंपनी बनानी है, हमने कारोबार शुरू करना। चाहते तो पार्टनरशिप भी कर सकते थे, मगर क्यों ये कंपनी बनाने के ऊपर लगे हुए? लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या मिलती है इनको? अनलिमिटेड। हम खड़े हुए हैं ईयर 1 पे। ए ने वादा किया कि मैं 2 लाख रुपया दूंगा, बी ने वादा किया मैं भी 2 लाख रुपया दूंगा, सी ने वादा किया कि मैं 50,000 रुपया दूंगा, डी ने वादा किया कि मैं 3 लाख दूंगा, और ई ने वादा किया कि मैं 2.5 लाख दूंगा। हाँ जी, कितने पैसे हैं जो वादा किया जा रहा है? ऐड करें, 2, 4, 6, 9 और 10। 0 पूरे, एक ज़्यादा, या पूरे एक ज़्यादा। आप ठीक है? इन्होंने वादा किया और नेक्स्ट डे ये घर से सारे पैसे ले आए। पैसे ला के इन्होंने इस डब्बे में डाल दिया। ये डब्बा है जिसमें क्या पड़े हुए? पैसे पड़े हुए। एक सेकंड, चलिए अब मुझे बताइए 10 लाख में से ए कितने % का मालिक है? कैसे निकाला? 2 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय
तो ये आ गया 20%। बी कितने का मालिक होगा? सी ऐड करें, 100 बुरा हो गया। तो 20%, 20%, 5%, 30% और 25%। ये लोग जब तक कंपनी नहीं बनी ये कहलाएंगे सब्सक्राइबर। क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर। जब तक कंपनी नहीं बनी। सब्सक्राइबर का एक और नाम भी होता है। जैसे कंपनी बन जाएगी ये कहलाएंगे उसके इनिशियल शेयर होल्डर। लेट्स से कंपनी बन जाती है। कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए होंगे और एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स चाहिए होंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर्स चाहिए होंगे। तो मिस्टर सी जो सबसे कम पैसे लेकर आया था, इसने कहा मेरे पास पैसे कम है मगर मेरे पास स्किल है, मैं तुम्हारी कंपनी को चला सकता हूँ। सबसे मशवरा करने के बाद ये बन गया हमारी कंपनी का डायरेक्टर। ठीक है कि मुफ्त में काम करेगा, प्रॉफिट लेगा, सैलरी लेगा। तो डिसाइड ये हुआ कि ये भाई साहब सैलरी लेंगे ₹1,00,000 महीना। ठीक है। ईयर 1 में प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ लेट सपोज 6 लाख का। इसमें से क्या माइनस करूं? टैक्स। वो माइनस होके आ गया। टैक्स एफर्ट्स करें 30%। आजकल 229 चल रहा है, फर्स्ट करें 30%। कितना बनेगा टैक्स? 6 लाख पे निकालें। 6 लाख का 30%, 6 3 ज़ार 18, तो 1,80,000। व्हाट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? कितना? 4,20,000। अब ये 4,20 में से कुछ कंपनी अपने पास रिटेन करेगी, वो कहलाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, या रिजर्व्स भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज कंपनी ने 1,20,000 अपने पास महफूज कर लिया कि ये हम किसी भी शेयर होल्डर को नहीं देंगे, ये हमारा कंपनी का। माइनस करें 3 लाख। क्या कंपनी 6 लाख पर टैक्स पे कर चुकी है? अब ये जो 3 लाख बच गया है ये किसको मिलेगा? ए, बी, सी, डी और ई को। किस रेशो में मिलेगा? 20, 25, 30 और 25। निकालें जरा, कितना मिलेगा ए को? 3 लाख का 60,000, बी को 60, इसको 15,000, डी को 90,000, और ई को 75। ऐड करें तो टोटल करें, क्या ये वही 3 लाख बन रहा है? तो 1,20 कहाँ पे गया? अपने पास रख लिया और बाकी दे दिया एज डिविडेंड। एज एक आपको मैं कॉन्सेप्ट याद करवाता हूँ इकोनॉमिक्स का। ये जो 60, 60, 5, 75 और 90 मिला है, दैट इज देयर पर्सनल इनकम, दैट इज देयर पीआई। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में? डिस्पोजेबल पर्सनल
इनकम में। तो अब ये इस डिविडेंड पे क्या पे करेंगे? टैक्स। कंपनी के रेट पे नहीं, इंसान के रेट पे। ये है डबल टैक्सेशन कि कंपनी ने यहां से भी टैक्स ले लिया और फिर कंपनी वहां से भी टैक्स पकड़ लेगी। यस। तो ये भी टैक्स देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। देने के बाद जो इनके पास पैसा बचेगा, अब वो पैसा इनका है, अब ये पैसा इनसे कोई छीन नहीं सकता। ये निकलेगी उनकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। नहीं, वो टैक्स पे कर दिया ना। हाँ, अब इसके आगे जब आपने कोई सामान खरीदना है तो उस पर सेल्स टैक्स है। तो हम तो टैक्स देने के लिए दुनिया में आए हैं। ओके। अब किताब एंड होती है इन तीनों के डिफरेंस बताने में। डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। अब ये रीड ओनली है। इसकी कम कॉस्ट है, इसकी उससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड। तो ये एक दफ़ा रीड करेंगे, वो सारी बातें जो कि हमने पीछे की देखी हैं वो एक जगह पे क्लब हो गई हैं। एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। डन। चैप्टर 2 ख़त्म होता। 10 मिनट के बाद मुलाकात करते हैं 3 के साथ।